नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आपको पता है हम कक्षा 8 का लेसन 12 कर रहे हैं और कल हमने कुछ पार्ट किया था उसका, और जो आज रहता है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मित्रों, हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक का नाम है स्वतंत्रता के बाद। क्या नाम है मित्रों टॉपिक का? स्वतंत्रता के बाद। कल हमने जो शरणार्थी हैं उनके विषय में पढ़ लिया था, और जो केंद्रीय सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, इन सब के विषय में कल हमने पढ़ लिया था। उसके लिए आप YouTube पर सुदेश भगाना क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं, और जो उन सा पार्ट आपको देखना है वो पार्ट नंबर आप डाल सकते हैं सर्च करते समय। तो आज हम जो संविधान बना है और जो उसके बाद जो बहस हुई है उसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। एक बहस होती है मित्रों कि संविधान की भाषा के विषय में। किसके विषय में? संविधान की भाषा के विषय में। संविधान की भाषा है ना हिंदी भाषा। कौन सी भाषा मित्रों? हिंदी भाषा संविधान की भाषा बनाने का मसौदा चला। बनाने का मसौदा चला भाई। मसौदा क्या होता है कि इसमें सलाह हुई कि भाई है ना हिंदी भाषा को क्या करें, हम संविधान की भाषा बनाएं। लेकिन एक व्यक्ति होते हैं मित्रों, वो व्यक्ति कौन है? टी कृष्णमाचारी। कौन है भाई? टी कृष्णमाचारी नाम के व्यक्ति हुए हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया आप है ना दक्षिण की तरफ लोगों की तरफ ध्यान दें। जो दक्षिण के लोग हैं ना वो हिंदी को नहीं बोलते। क्या कहा इन्होंने? कि जो दक्षिण के लोग हैं वो हिंदी नहीं बोलते, इसलिए आप जो दक्षिण के लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे पाकिस्तान अलग हुआ है ना, ऐसे ही जो दक्षिण क्षेत्र के लोग हैं वो भी भारत से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? भारत से अलग हो जाएंगे। ठीक है। क्या कहा उन्होंने? भारत से जो दक्षिण के लोग हैं वो भी अलग हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा। इसके बाद फिर क्या किया गया कि जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा को क्या बना दिया गया भाई? संविधान की राजभाषा बना दिया गया। कौन सी भाषा बना दिया गया? राजभाषा बना दिया गया भाई हिंदी भाषा को। ठीक है मित्रों, क्या कर दिया गया? हिंदी भाषा को क्या बना दिया? राजभाषा। और जो अन्य कार्य हैं जैसे कि अदालत का काम है, अदालत का काम है, सेवाओं का कार्य है, और जो भी कुछ संचार का कार्य है, ये सब क्या कर दिया भाई? अंग्रेजी भाषा में ये कार्य किए जाएंगे। तो फिर क्या हो गया भाई? जो राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। इसको आप बिल्कुल याद कर लेना और अपने नोट्स बना सकते हैं आप। हमारी राजभाषा हिंदी, और जो हमारी बोलचाल की यानी कि जो कोर्ट में, सेवाओं में, संचार में जो उपयोग होती है वो भाषा कौन सी है? हमारी अंग्रेजी। संविधान में ये हमारी भाषा बना दी गई। तो ये बात भाई टी कृष्णमाचारी ने कही थी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी, क्योंकि लोगों में क्या हो सकता था? टकराव हो सकता था यदि ऐसी बात नहीं कहते तो नेक्स्ट मित्रों, आपको पता है कि संविधान निर्माण में, किसमें? संविधान निर्माण में जो सबसे अहम रोल है वो किसका है? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का। ठीक है मित्रों, पता है ना आपको? सबसे जो
मेन रोल किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी ना, प्रारूप समिति, इसको ना इन्होंने रूप दिया था। यानी कि जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसको इन्होंने ही रूप प्रदान किया था। और इन्होंने जो अपना आखिरी भाषण दिया था संविधान बनाने के बाद, उसमें इन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है। क्या कहा था भाई? राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी जरूरी है। राजनीतिक लोकतंत्र कौन सा होता है? राजनीतिक लोकतंत्र, इसमें क्या है कि भाई जैसे वोट डालने का अधिकार या फिर किसी को इलेक्शन में उठने का अधिकार, यानी कि ये जो सब क्या है, ये राजनीतिक है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो सामाजिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है भाई लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया तंत्र। ठीक है, ये वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनकी कोटेशन है ये, अब्राहम लिंकन की। तो इन्होंने कहा भाई सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र। अब ये समझेंगे भाई सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है और आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है। देखिए भाई सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है, पहले क्या था, मंदिर होते थे भाई। ठीक है, मंदिरों में जो स्वर्ण लोग थे ना, जो अमीर लोग थे, जो यानी कि उच्च जाति के लोग कहे जाते थे, उनकी तो एंट्री थी भाई, और जो निम्न जाति के थे उनकी एंट्री नहीं थी। ऐसे ही कुओं पर पानी के लिए होता था भाई, पानी किन्हें, उन्हें जैसे कुओं पर नहीं जाने दिया जाता था, हाथ नहीं लगाने दिया जाता था। तो ऐसा ये क्या है? सामाजिक लोकतंत्र है। आर्थिक लोकतंत्र क्या है भाई? आर्थिक लोकतंत्र में ये आएगा कि भाई जैसे उस समय पर है ना लोगों के लिए कार्य सीमित थे कि भाई जो शिक्षा के कार्य हैं वो कौन लोग करेंगे, मजदूरी के कार्य हैं वो कौन लोग काम करेंगे, सफाई का कार्य कौन करेगा। ठीक है, लेकिन यानी कि जो आर्थिक क्रियाकलाप है ना उन पर भी क्या थी? बाउंडेशन थी। तो इनको भी है ना संविधान में क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया कि भाई है ना अब ऐसी कोई बात नहीं होगी कि भाई कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। ये बात इन्होंने कही थी। अब आता है भाई राज्यों का गठन। क्या आता है? राज्यों का गठन, यानी कि गठन क्या होता है भाई? गठित करना या निर्माण करना। देखो भाई 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी थी भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सी थी 1920 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है मित्रों, कौन सी थी भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और इन्होंने एक वादा किया था कि जैसे ही देश आज़ाद होता है ना, क्या होता है भाई? जैसे ही देश आज़ाद होता है तो है ना जो जैसे जिस भी भाषा का क्षेत्र होगा ना, जिस भी भाषा का क्षेत्र होगा उसी भाषा के आधार पर एक अलग प्रांत होगा, यानी कि उन लोगों का एक अलग प्रांत होगा और उसी भाषा के नाम पर उस प्रांत का नाम रख दिया जाएगा। लेकिन फिर होता क्या है भाई? इसके विपरीत हुआ कि उस समय तक है ना भारत और पाकिस्तान ये दोनों क्या हो चुके थे? बट चुके थे। तो फिर नेताओं ने क्या सोचा कि भाई ये पार्ट तो हो ही गए हैं, अब और पार्ट करेंगे तो देश टुकड़ों में बट जाएगा। इसलिए फिर इन्होंने क्या किया? इस बंटवारे से ये पीछे खिंचाने लग गए। क्या करने लग गए भाई? बंटवारे से ये पीछे हटने लग गए कि भाई अब हम बंटवारा नहीं कर सकते। फिर लोगों में क्या हो गया भाई?
आक्रोश पैदा हो गया लोगों में। और जो भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था ना मित्रों, उसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग? 10 लाख लोग मारे गए थे दंगों में। जो भारत से पाकिस्तान आए या पाकिस्तान से भारत आए, उनमें से 10 लाख लोग मारे गए थे भाई इन दंगों में। और उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पर क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और उप प्रधानमंत्री थे भाई कौन? उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री थे भाई वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है मित्रों, ये गुजरात से बिलोंग करते थे, ये आपको पता होगा। अब जो ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री है ना, दोनों क्या थे? भाषा के आधार पर जो राज्य गठित करने थे ना, गठित करने के पक्ष में नहीं थे भाई ये। ठीक है मित्रों, क्या नहीं थे? जो ये प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों, ठीक है, ये दोनों अब क्या थे? अपना जो वादा किया था ना, उससे पीछे खिंचाने लगे थे भाई कि भाई अब है ना हम क्या नहीं कर सकते, भाषा के आधार पर राज्य गठन नहीं कर सकते, ये इसके विरुद्ध हो गए थे। फिर इसके बाद क्या होता है मित्रों? जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री दोनों इसके विरुद्ध हुए, तो फिर जो पीएम थे ना उस समय पर, प्रधानमंत्री जी, इन्होंने कहा कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं। क्या कहा भाई? जो उपद्रवकारी प्रवृत्तियां हैं ना वो सिर उठा रही हैं। और ये बातें हैं ना इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद है, ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये शब्द किसने कहे, तो ये कहे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो उपराष्ट्रपति थे ना, उन्होंने कहा कि इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। क्या कहा भाई? कि भारत की जो पहली और आखिरी जो आवश्यकता है उसमें क्या है कि भारत को एक राष्ट्र बनाया जाए, एक राष्ट्र बनाया जाए, ये कहा भाई उप प्रधानमंत्री ने। यानी कि दोनों अब अपने जो वादा किया था उससे पीछे हट रहे थे। लेकिन है ना, जो इनसे इन्होंने वादा किया था उनमें कौन कौन थे भाई? कन्नड़वासी, कन्नड़वासी थे भाई, मलयालम थे, मलयालम भाषी थे, मराठी भाषी थे भाई। ये सब है ना अपने अपने राज्यों का इंतजार कर रहे थे, ये सोच रहे थे कि भाई हमारा राज्य बनेगा। और इसमें मद्रास भी था भाई, तेलुगु भाषी क्षेत्र भी थे। लेकिन जब 1952 में, आपको पता है ना 1952 में आम चुनाव हुए थे। क्या हुए थे भाई? आम चुनाव हुए थे। आम चुनाव हुए थे भाई 1952 में। और जब प्रधानमंत्री यानी कि नेहरू जी गए ना यहाँ पर लोगों के साथ, आंध्र के लोगों के पास गए थे ना, उस समय पर लोगों ने क्या किया? काले झंडे दिखाए थे भाई। क्या दिखाए थे? काले झंडे दिखाए थे। और कहा था हमें, क्या कहा था भाई? हमें आंध्र चाहिए। क्या बोला था भाई? हमें आंध्र, अब जो आंध्र प्रदेश है ना उसके विषय में इन्होंने कहा था कि हमें आंध्र चाहिए, ऐसा कह के। और इन्होंने
प्रधानमंत्री जी को काले झंडे दिखाए थे। फिर देखिए मित्रों, क्या होता है कि अक्टूबर में, कब, अक्टूबर में एक वयोवृद्ध है, वयोवृद्ध और गांधीवादी, यानी कि गांधीवादी है ये, वयोवृद्ध गांधीवादी है। कौन है भाई? श्री रामलू है भाई। और ये तेलुगु भाषियों के लिए क्या मांग रहा था? आंध्र राज्य मांग रहा था। किसके लिए मांग रहा था भाई? तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र राज्य मांग रहा था भाई, ठीक है। और ये इसने फिर क्या किया? ये भूख हड़ताल पर बैठ गया, भूख हड़ताल पर बैठ गया भाई ये, कि भाई या तो आंध्र प्रदेश दे दो या फिर मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाता हूँ। देखो क्या हुआ भाई, ये है ना 55 दिन बाद, यानी कि 55 दिन बाद, 55 या 58 इनमें से एक हो सकता है, इतने दिन के अनशनन के बाद ये मृत्यु हो जाती है भाई इनकी 15 दिसंबर 1952 को, ठीक है। क्या हो जाता है भाई? इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी डिमांड नहीं मानी गई तो इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जस्ट, यानी कि इनकी मृत्यु के बाद फिर अगले साल 1 अक्टूबर, यानी कि 1 अक्टूबर 1953, कब भाई? 1 अक्टूबर 1953 को क्या कर दिया? आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया भाई। ये पूछा गया था भाई लास्ट टाइम जो सीटेट हुआ था, यानी कि लास्ट टाइम शायद, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, कि आंध्र प्रदेश कब बना था भाई? 1 अक्टूबर 1953 में। ये बात आप ध्यान में रखना, ऐसे ही पूछेंगे भाई सीटेट में तो, और अन्य जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी पूछते रहते हैं। फिर होता है भाई 1956 तक है ना, कुछ रियायतें थी, भूतपूर्व रियायतें थी। उनमें कौन कौन सी रियायतें शामिल थी? चलिए, इसमें थी जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और भाई पंजाब, मेवाड़, विंध्य प्रदेश, कच्छ, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, मणिपुर और त्रिपुरा। ये जो मेन रियायतें थी ना भाई, ये 1956 तक थी। और भी थी, हम इसके बाद इत्यादि कर सकते हैं, और भी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी भाई ये थी। फिर देखो भाई देश आज़ाद हो गया और फिर क्या होया? विकास के लिए योजनाएं बनी भाई, विकास की योजनाएं बनी भाई, जिसे पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया। 1950 में एक योजना आयोग बना भाई, 1950 में क्या बना? योजना आयोग बना भाई, ठीक है। क्या बन गया भाई? योजना आयोग बन गया 1950 में। और इसमें क्या किया गया भाई? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका सुझाव दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है भाई? जिसमें है ना कृषि, उद्योग, इन सभी को समाहित किया जाता है, ठीक है। और जो अन्य भी होते हैं भाई, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे तो आप एकाधिकार है या फिर एक पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट है, ठीक है। इन सभी को शामिल किया जाता है इसमें मिश्रित में। और मिश्रित में मेन होता है कि भाई कृषि भी और उद्योग भी, इन दोनों का विकास करना ही मिश्रित उद्योग कहलाता है। तो भाई फिर इनमें
इसमें स्टार्टिंग में तो कृषि पर और जो अर्थव्यवस्था है उस पर ध्यान दिया गया। फिर होता है कि 1956 में क्या होती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का गठन होता है भाई 1956 में। और इसमें है ना किस पर ध्यान दिया गया भाई, इस्पात और भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजनाएं। इन सभी पर है ना अधिक बल दिया गया भाई। ठीक है, भारी उद्योग क्या होते हैं भाई, देखो एक होता है उद्योग, ये आपको बता देती हूँ, लेसन में तो है नहीं, ये एक्स्ट्रा के लिए आपको बता देती हूँ। उद्योग होते हैं भाई कई टाइप के होते हैं। उपभोक्ता उद्योग होता है, ठीक है, उपभोक्ता उद्योग हो गया। एक होता है भाई भारी उद्योग, या फिर इसको बोल देते हैं आधारभूत उद्योग। ठीक है, ये देखो कौन सा था उपभोक्ता उद्योग, कौन सा है भाई, जैसे बिस्किट बना भाई, क्या बना, बिस्किट। ठीक है, डबल रोटी बनी भाई, ये बनाई इन उद्योगों ने, और ये हमने क्या कर ली, कंज्यूम कर ली, यानी कि हमने इनको उपभोग कर लिया। ठीक है, लेकिन जिन मशीनों के द्वारा ये बिस्किट और डबल रोटी बनी ना, जो मशीनें इन उद्योगों के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि आधारभूत उद्योग वो होते हैं जिनमें डबल रोटी, बिस्किट या फिर कोई अन्य नमकीन वगैरह कोई भी चीज़ बनाने की जो मशीन बनाई जाती है ना, उसे बोलते हैं आधारभूत उद्योग। या फिर ऐसे कह सकते हैं खेत में ट्रैक्टर चलाया और खेत कृषि कर ली, लेकिन जो ट्रैक्टर है, जो रूटावेटर है, हैरो है, ये सब बनते हैं, इनको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। या फिर जो ट्रैक्टर बनाने की मशीनें जहाँ बनती हैं उनको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। ठीक है मित्रों, तो इन पर बल दिया गया भाई। फिर एक गांधीवादी एक लेडी हुई है भाई, गांधीवादी लेडी हुई है कौन, मीरा बहन नाम की एक लेडीज हुई है भाई। इन्होंने 1949 में कह दिया था कि भाई है ना विज्ञान और मशीनरी के द्वारा, है ना किसके द्वारा, विज्ञान और मशीनरी, इनके द्वारा हम ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि एक समय के बाद जो इक्विलिब्रियम है, जो संतुलन है, वो बिगड़ जाएगा भाई। यदि हम भूमि का ज़्यादा दोहन करेंगे, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करेंगे, तो वो बाद में क्या हो जाएंगे, प्रभाव विहीन हो जाएंगे। इसलिए है ना उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। किसके अनुसार चलना चाहिए, प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, जिससे कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सतत बना रहे, यानी कि लगातार बना रहे, बिना किसी रुकावट के हम डेवलप कर सकें। इनका कहने का मतलब था कि भाई जैसे अब हम कोयला है, इसका अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो लास्टली क्या होगा, हमारे पास एक दिन ऐसा आएगा कि भाई कोयला भी नहीं होगा। और ऐसे ही हर चीज़, हर जो रिसोर्स है उसका हमें बिल्कुल, यानी कि हमें उपयोग तो करना है और भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए करना है, जैसे कि सतत पोषणीय विकास होता है, उसी रूप में इन्होंने कहा भाई मीरा बहन ने। फिर क्या होता है भाई, 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ भाई। क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। ठीक है मित्रों, क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र का गठन हो गया। और 1950 और 60 के दशकों में क्या हुआ, शीत युद्ध का उदय हो गया। शीत युद्ध का क्या हो गया, उदय हो गया। इसमें है ना हमारे जो पीएम थे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू,
ये क्या थे भाई, उस समय पर विदेश मंत्री भी थे। क्या थे? विदेश मंत्री थे। और इन्होंने कहा कि हमें भारतीयों को क्या करना है, युद्ध में भाग नहीं लेना है, युद्ध नहीं करना है भाई भारतीयों को। तो क्या करना है, हमें युद्ध से निपटने की तरकीब करनी है, तरकीबें निकालनी है। यानी कि हम ऐसा सोचें कि हम सभी देशों को आपस में युद्ध ना करना पड़े। और इसी से फिर क्या हुआ भाई, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ना, क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति का यहीं से क्या हुआ था, आधार था भाई, यही था इसका आधार। गुट निरपेक्ष नीति के आंदोलन का आधार यही था कि भाई हमें किसी के साथ युद्ध नहीं करना है। यही गुट निरपेक्ष नीति का आधार था। फिर देखो मित्रों, एक व्यक्ति हुए हैं कृष्ण मेनन। कौन हुए भाई? कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन, ठीक है मित्रों, कौन हुए भाई? कृष्ण मेनन। इसने ना 1952 से 1962 तक संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया था। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है ना, इसमें ना भारतीय प्रतिनिधि जो मंडल है उनका नेतृत्व इन्होंने किया था भाई, कृष्ण मेनन ने। और गुट निरपेक्षता जो नीति थी ना, निरपेक्षता नीति थी भाई, उसके विषय में आवाज उठाई थी भाई, आवाज उठाई थी। ठीक है भाई, इसके विषय में इन्होंने क्या उठाई थी, आवाज उठाई थी। गुट निरपेक्ष क्या होता है भाई, हम कोई गुट नहीं बनाते, हमारा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। यानी कि हम सभी को आज़ादी देते हैं, कोई कुछ करो भाई, देश में किसी की पूजा करो, किसी का कुछ करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मित्रों। एक है धारावी। धारावी स्थान को आप जानते होंगे शायद। धारावी ये क्या है? ये भाई मुंबई की एक झुग्गी बस्ती है। क्या है भाई? मुंबई की एक झुग्गी बस्ती, और जो विश्व की सबसे बड़ी है भाई, सबसे बड़ी जो झुग्गी बस्तियां है ना, उनमें से एक है मुंबई की धारावी। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपसे ये आशा करती हूँ। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि 1956 में, कब भाई? 1956 में श्रीलंका जिस क्षेत्र को अब सिलोन बोला जाता है, क्या बोला जाता है भाई? सिलोन, श्रीलंका का ये क्षेत्र। इसमें है ना एक कानून पारित कर दिया, और जिसमें एक सिंहली भाषा थी भाई, सिंहली भाषा थी। इसको क्या कर दिया, राजभाषा बना दिया गया। वो जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट पढ़ा है ना, उसकी तरफ इशारा कर रही है। तो इसको क्या कर दिया भाई, राजभाषा बना दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, जो उत्तरी श्रीलंका में जो लोग रहते थे, वो तमिल भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे भाई? तमिल भाषा बोलते थे। और फिर इन लोगों ने क्या किया, ये अल्पसंख्यक थे वहाँ पर। अल्पसंख्यक कौन होते हैं भाई? जिनकी कम मात्रा होती है, ठीक है, वो होते हैं अल्पसंख्यक। इन्होंने क्या किया भाई, फिर इस बात का विद्रोह किया। इसीलिए जो टीटी साहब है ना अपने, उन्होंने कहा था कि भाई आप दक्षिण के लोगों की तरफ ध्यान दें, नहीं तो वो क्या कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि भाई आप इनकी तरफ भी ध्यान दें, नहीं तो ये लोग विद्रोह कर देंगे।
तो मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसके माध्यम से आपके नोट्स भी बना सकते हैं और फिर आप जो अपनी स्टडी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। भाई सीटेट अब होगा, कभी हो जाए, भाई सरकार पे डिपेंड है कब करे सीटेट। इसके विषय में मुझे भी कुछ नहीं पता है। मुझे इतना पता है कि भाई आप लगे रहें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, कोई भी काम आ जाए अपनी तैयारी को न छोड़ें। इसलिए मित्रों, जितना पढ़ें उसको पक्का पढ़ें और समझकर पढ़ें, रट्टा न लगाएं किसी भी चीज़ का। जो भी बात आपको बताई जाए उसको समझकर ग्रहण करें और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए भाई वीडियो को। फिर कल मिलेंगे हम। जो पॉलिटिकल है हमारी 3 क्लासेस की, 6th, 7th और 8th, तीनों क्लासों की हमारी जो हिस्ट्री है ना क्लासेस की, वो कंप्लीट हो गई है भाई। ठीक है, कल हम देखेंगे भूगोल करेंगे, जिसे जियोग्राफी बोलते हैं, या फिर पॉलिटिक करेंगे, ये हम देखेंगे भाई कौन सा करेंगे। तो कल से हम 6th क्लास से चलेंगे और 8th क्लास तक फिर तीनों बुक्स कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके ना सीटेट, यदि आप इन वीडियोस को देखते गए ना तो सीटेट तो भाई आपका चुटकियों में हो जाएगा। और जितने भी सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें भी जो जीके मेरे द्वारा करवाई जाती हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, छोटे छोटे, जो एनसीईआरटी में है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको नज़रअंदाज करके बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने लग जाते हैं भाई, बड़े बड़े पब्लिशर की। और जब तक आपका बेस नहीं होगा ना, आधार नहीं होगा, तब तक आप चोटी पर नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कहती उन बुक्स में कुछ नहीं है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना उनका हाई है। और जब तक आप लो लेवल को नहीं समझोगे, आधार को नहीं समझोगे, तो आप हाई पर नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले आज से स्टार्ट हो जाओ भाई, एनसीईआरटी की बुक्स ले लो और उनको रीड करना शुरू कर दो, यदि आपको कुछ सक्सेस होना है तो चलिए मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।